इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज वैक्सीनेशन रेट को लेकर के है। हमारे इंडिया में मोर देन 50% पॉपुलेशन को 18 ईयर से अबोव जो लोग हैं उनको एक डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है और मोर देन जो 15% पॉपुलेशन है वहाँ पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अब टॉप 5 जो स्टेट हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन रेट काफ़ी अच्छी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। बॉटम 5 स्टेट जहाँ पर वैक्सीनेशन रेट काफ़ी कम है, जिसमें तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। हमारे इंडिया में आपको पता है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है कोविशील्ड। ये दो वैक्सीन हमारे इंडिया में इस समय पॉपुलेशन को दी जा रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमारे इंडिया में जब भी कोई न्यूज़ फैलती है उस न्यूज़ को अभी भी मीडिया हाउसेस के द्वारा कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी हमारी सोसाइटी है उसके लेवल पर जाकर के जब हम इस न्यूज़ को देखते हैं तो हार्मनी एंड ब्रदरहुड का काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में मेजर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जो गवर्नमेंट है उसको इस तरीके से जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो भी जिम्मेदारी है उसको फिक्स करने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 2021 में जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आए हैं, वो एक तरीके से डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी आपस में काउंटर करने की कोशिश करते हैं। मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मीडिया हाउसेज जो भी न्यूज़ हैं उनको बिना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए बिना क्लियरली उस न्यूज़ को बताने का प्रयास करें, ना कि उस न्यूज़ को अदर एरियाज से रिलेट करके गलत तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूज, कोविड के वजह से जब ये पैंडेमिक हुआ, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को लॉस किया। जॉब लॉस होने की वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी और इसी की वजह से जो गोल्ड लोन है वो उसका काफ़ी लेवल बढ़ गया। मतलब पिछले महीने 12 महीने में अगर हम बात करें तो गोल्ड लोन जो है वो 77% तक इंक्रीज हुआ है। मतलब लोग जो हैं वो गोल्ड लोन की तरफ अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज देखो, जैसे ही US की आर्मी अफगानिस्तान से बाहर निकलती है, इंडिया पहली बार कोशिश करता है कि तालिबान के साथ उनका डिस्कशन हो और ये जो डिस्कशन है वो दोहा में होता है। तालिबान और हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बीच में गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद थे और उसमें दोहा के तालिबान के दोहा में उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। वहाँ पर डिस्कशन होता है, पूछा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि डिस्कशन में क्या बात सामने आई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बात बोली कि सिर्फ हमने इतनी बात की है, सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्सेशन था, इसमें डिस्कशन था कि अफगानिस्तान की सोइल का आप यूज़ नहीं करने दोगे इंडिया के खिलाफ में। इसके अलावा हमारे जो भी यहाँ पर नेशनल्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन के लोग बचे हुए हैं, उनको एक तरीके से प्रिजर्व सिक्योरिटी देना आपका काम है। सिर्फ ये डायरेक्ट कट टू कट बात हुई थी और ज़्यादा कुछ भी डिस्कशन इसमें नहीं हो पाया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, म्यांमार में 1 फरवरी से आपको भी पता है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा हुआ है। हालांकि पिछले 5 साल से वहाँ पर डेमोक्रेसी रूल चल रहा था। आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी पार्टी है, वो वहाँ पर रूल कर रही थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेसी में पिछले लास्ट साल 2020 में कुछ इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के दौरान कंप्लीटली मेजोरिटी दी जाती है आंग सान सू की पार्टी को, क्योंकि लोगों ने देखो डेमोक्रेसी को जिया है, 5 साल तक डेमोक्रेसी को जिया तो उन्होंने देखा कि अरे फ्रीडम ये होती है, इसीलिए उन्होंने कम्प्लीटली डेमोक्रेसी को अपनाना स्वीकार किया। इसी को ध्यान में रख कर के वहाँ पर जो मिलिट्री है उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हमारा रूल जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा और इसीलिए 1 फरवरी 2021 को उन्होंने मिलिट्री कू किया, मतलब कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को। अब क्या हुआ कि वहाँ से म्यांमार से बहुत सारे लोग निकल करके रिफ्यूजी के रूप में हमारे इंडिया की बॉर्डर में एंटर करने लगे। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि जो बॉर्डर है उसको क्लोज किया जाए, लेकिन जो
बॉर्डर वाले एरियाज़ में हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं म्यांमार से, क्योंकि देखो यहाँ का जो बॉर्डर एरियाज़ है ना वो वैसे ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेटिव एक दूसरे कंट्री में रहते हैं। यही कारण रहा कि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट वाली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर चिन कम्युनिटी के लोग रहते हैं और दोनों के एक दूसरे कंट्री से काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तो यहाँ पर से जो लोग आए उनको अब आरटीई एक्ट जो है 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके तहत में यहाँ से जो लोग आए उनके बच्चों की पहचान करके उनको अब एजुकेशन दी जाएगी। आरटीई एक्ट के तहत ये बोला जाता है कि अगर कोई जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको आप राइट टू बी एडमिटेड टू स्कूल इन ए क्लास अप्रोप्रिएट टू हिज ऑफ हर एज फॉर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, तो ये मिजोरम की जो सरकार है उसके द्वारा ये बोली गई कि ये बच्चे अब यहाँ पर हैं, इन बच्चों का इसमें कोई भी दोष नहीं है, यहाँ पर हैं तो इनकी जिम्मेदारी, इनकी केयर टेकिंग करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन दी जाए और इसीलिए उनका एनरोलमेंट करवाया जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, अगर हम इस तरीके के इनिशिएटिव सोच करके करें तो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेबर कंट्रीज़ के साथ में आप लेने से ज़्यादा देने का ज़्यादा भाव रखोगे तो रिलेशन, तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन को आप रिलेट कर सकते हो जैसे आपके नेबर में जो लोग रहते हैं उनसे आप किस तरीके से अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन रखते हो, सेम इसी तरीके से जो कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन है वो रहते हैं। बिग बॉस 13 एडिशन के जो विनर थे सिद्धार्थ शुक्ला, उनकी 40 की एज में डेथ हो गई है। एक बिग लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि अफगानिस्तान से किस तरीके से इंडिया ने वहाँ के लोगों को निकाल करके इंडिया में शरण दी, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसके जो राइटर हैं वो बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो वो देखो इसमें अपनी पार्टी को बिल्कुल जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो भी हमने एफर्ट्स किए वो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा आइडिया है उसी के अकॉर्डिंग की, इंडिया के जो भी एफर्ट्स है ना वो इसी के अकॉर्डिंग थे। इसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया के द्वारा जो मिशन चलाए गए हैं उसकी बात की गई है, जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और प्रीलिम्स में भी ये जो भी ऑपरेशन है उनका नाम देकर के पूछ लेंगे कि कहाँ के लिए चलाया गया था। जैसे अफगानिस्तान के लिए चलाया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके अलावा पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक आया तो हमने वंदे भारत मिशन चलाया, जिसके तहत हमने 88,000 फ्लाइट्स पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में फैली और लगभग 100 नेशंस से जो लोग थे उनको इंडिया में हम लेकर के आए। वुहान एरिया जहां पर कोविड-19 आउटब्रेक का जो एपिसेंटर था वहां से भी लोगों को इंडिया वापस लाया गया। इससे पहले 2014 की अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है जून जुलाई 2014 में ऑपरेशन संकट मोचन हमने चलाया था। इसमें 46 इंडियन नर्सेज को हम लेकर के आए थे सीरिया और इराक वाले रीजन से। इसके अलावा 2015 में इंडियन नेवी और एयरफोर्स जो हैं उन्होंने 4,600 प्लस इंडियंस एंड ओवर 950 नेशनल्स ऑफ 41 कंट्रीज इंडिया कैरी आउट ऑपरेशन राहत। ठीक है, यमन वाले एरिया से हमने निकाला था इन सारे लोगों को। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो इनसे आपको ये पता चलता है कि इंडिया ने जब पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ और ज़रूरत हुई तो इंडिया ने हमेशा इस प्रॉब्लम में साथ दिया है। 2016 की बात करें, मार्च 2016, तो बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स एयरपोर्ट है वहाँ पर मल्टीपल बॉम्बिंग्स होती हैं, 250 इंडियंस को वहाँ से निकाला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा, हमेशा इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को काउंटर करने की कोशिश की है। ये जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी हमने ऑपरेशन के नाम डिस्कस किए, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है एक्सप्लेन पेज से। एक्सप्लेन पेज पर डूरंड लाइन, ये जो वर्ड है वो काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने का क्या कारण है? सबसे पहले आप डूरंड लाइन को देखो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है। 1893 में इस लाइन को डिसाइड किया गया था। यहाँ पर देखिए, अफगान रूलर उस टाइम थे आमिर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे सर हेनरी मोंटियर डूरंट। ये इन दोनों ने मिलकर के इस लाइन को डिसाइड किया था। डिसाइड करने का क्या कारण था कि इस साइड
ब्रिटिश का रूल था और यहाँ पर रशिया। तो ब्रिटिशर्स को ये प्रॉब्लम थी कि रशिया हो सकता है कि अपनी एक्सपेंशन जो पॉलिसी है उसको अकॉर्डिंग वर्क करते हुए इस एरिया को अपने अंडर कर ले। तो पाकिस्तान की इस लाइन को यहाँ पर डूरन लाइन ब्रिटिश ने खींच दी और इस एरिया को अफगानिस्तान को बफर रीजन के रूप में उन्होंने काम करने का कोशिश किया कि अगर रशिया अपनी एक्सपेंशन लाइन को भी अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी वर्क करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया तक आएगा, तब तक हम यहाँ पर जाकर के अटैक कर देंगे। तो इसलिए ये डूरन लाइन खींची गई, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है। देखो 1893 में ये जो लाइन खींची गई थी उस समय ये बोला गया था कि 100 ईयर्स तक, तो 1993 में ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी लाइन, लेकिन अभी भी नहीं ख़त्म हुई। दूसरा 1947 में जब पाकिस्तान वाला रीजन अलग हुआ तो जब ब्रिटिशर्स का रूल ही ख़त्म हो गया तो उस समय ये लाइन ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रॉब्लम ये है कि सेम कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे अभी हमने नॉर्थ ईस्ट, हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट और म्यांमार के बीच में डिस्कशन किया कि लाइन खींचने से यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है ना उनमें आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते। तो इस एरिया में और इस एरिया में जैसे कम्युनिटी सेम है, जैसे सेम यहाँ पर पश्तो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पश्तो लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है कि जब जब विरोध की भावना उठती है तो ईस्ट डूरन लाइन को लेकर के उठती है कि ये जो लाइन है ये ख़त्म होनी चाहिए या दोबारा इसको इस तरीके से मार्किंग की जानी चाहिए कि जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, यूएस में देखो इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो कि यूएस अफगानिस्तान में तो जो वीमेन हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व करने की बात करता है, लेकिन जब खुद के यहाँ पर बात आती है तो एंटी अबॉर्शन लॉ, उन्होंने ये बोला कि 6 वीक से अगर 6 वीक का फीटस है तो आप उसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती महिलाएं, चाहे उनकी खुद की ही ये क्यों ना लगे, उनके खुद का ही ये राइट क्यों ना उनको लगे कि नहीं मुझे अबॉर्शन करवाना है, फिर भी नहीं करवा सकते हो। अब देखो इंडिया ही इनसे बेहतर है। इंडिया में अगर अबनॉर्मलिटी लगती है फीटस में तो 24 वीक्स तक के बच्चे को भी अबॉर्ट करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि जो भी इस तरीके के डिसीजन होते हैं वो रिलीजन के आधार पर होते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये माना जाता है कि अबॉर्शन एक गलत है। सेम इसी तरीके से जो हमारा हिंदू रिलीजन है उसमें भी ये माना जाता है कि किसी की जान लेना बहुत ही गलत है, किसी को कोई हक नहीं है कि दूसरे की जान लग सके, यहाँ तक कि खुद की जान लेना भी गलत है। तो जब हिंदू कम्युनिटी, हिंदू रिलीजन ने अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया है, क्योंकि 6 वीक का जो फीटस होता है उसके बारे में तो कई बार महिलाओं को ही नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, और मान लो कभी बाय मिस्टेक या फिर जैसे कि आप ये मान सकते हो कि जो रेप विक्टिम है या फिर फैमिली में किस तरीके का उन्होंने एट्रोसिटी फेस की, वायलेंस फेस किया और उसकी वजह से इस तरीके की मिस्टेक की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उन महिलाओं का, उन गर्ल्स का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एक तरीके से हार्ड रूल्स बनाने की कोशिश की गई हैं वो वीमेन के जो राइट्स हैं उनको स्नैच करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके के जो राइट्स हैं, इस तरीके के जो लॉ हैं, उनको कम से कम बेसिक ग्राउंड पर उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन होने से क्या चीज़ें गलत होंगी, इनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।